नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है आदित्य सिंह और हमारे इस प्यारे से चैनल सोशल वाला पर आपका स्वागत है। कोई भी देश, किसी भी देश में चुनाव होते हैं तो पूरा देश उस समय तनाव में रहता है और आपने देखा इस बार के तनाव का भारत में क्या रिज़ल्ट आया। भारत में दूसरी और पहली ऐसी महिला जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वो इस देश की राष्ट्रपति बन गई। देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले वो 18 मई से झारखंड की गवर्नर थीं। 6 साल वहाँ की गवर्नर रहीं और आज पूरे देश की हेड बन चुकी हैं। उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे कितने भी पिछड़े वर्ग से क्यों ना आता हो, वो इस देश की राजगद्दी तक का सफ़र तय कर सकता है। बहुत ही गर्व करने वाली बात है देश के लिए। चलिए, खैर, हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भारत में। देखिए, ये आज का टॉपिक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये टॉपिक, भारत में राष्ट्रपति चुनाव, आखिर भारत के जो राजा है, भारत का जो हेड है, उसका चुनाव आखिर कैसे होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसे पता होना ही चाहिए, शिक्षा होनी ही चाहिए उसके पास कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आखिर कैसे होता है। तो मैं यही प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल ना रहे राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, और आप कॉन्फिडेंट हो जाएं बिल्कुल कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, आपको सारी बातें, सारे पक्ष मालूम हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2-4 शब्द ऐसे बताना चाहूँगा जो की पॉइंट्स हैं इस चुनाव के बारे में। 2-4 बातें हैं, आपको जान लेनी चाहिए। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देख लें अगर आप इस वीडियो को, तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मेरा दावा है। तो सबसे पहली बात प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये कि ये चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब, इनडायरेक्ट चुनाव का मतलब, सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिसमें आम जनता सीधे वोट नहीं करती है, आम जनता की तरफ से कुछ लोग, कुछ खास लोग होते हैं जो वोट करते हैं, और उसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि इसमें कुछ खास लोग वोट डालते हैं और वो खास लोगों के समूह को हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज वोट डालता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, हम वोट नहीं डालते। आम जनता इसमें सीधे वोट नहीं डालती। आम जनता की तरफ से कुछ लोग होते हैं। वो लोग कौन होते हैं, ये इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है जिसमें कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो वोट डालता है। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कई लोग इस बात पर भी नाराज़ रहते हैं कि सीधे हमसे ही वोट क्यों नहीं पड़वा लेते। जब हमारे देश की जो देश के नागरिक थे, वो 1951 में इतने सक्षम हो चुके थे कि लोकसभा, विधानसभा के चुनावों में वोट डाल सकें, तो वो 1 साल के बाद 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं वोट डाल सकते थे। ये सवाल कई लोगों के मन में होता है, ये नाराज़गी कई लोगों के मन में होती है। तो हम लोगों को समझना होगा कि संविधान सभा के तर्क क्या थे। उसमें कोई छोटे बच्चे तो बैठे नहीं थे, सारे ही व्यक्ति जो भी उसमें प्रत्येक बैठे हुए थे, वो बहुत ही योग्य व्यक्ति, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और सबसे ही कमाल की बात बताऊं आपको संविधान सभा की, कि उसने एक पॉलिसी बना रखी थी संविधान सभा ने, कि सर्वसम्मति से कोई भी चीज़ अगर संविधान में लिखी जाएगी तो वो सर्वसम्मति से लिखी जाएगी, ना कि मत विभाजन होगा। वोटिंग नहीं होगी कि 60% लोगों ने बोल दिया कि ये लिखा जाना चाहिए तो लिख दिया, नहीं। सर्वसम्मति, सारे लोग जितने भी वहाँ बैठे हैं उनसे अनुमति ली जाएगी उसको लिखने के लिए। अब इतने योग्य व्यक्तियों का जमावड़ा जब बैठा हुआ है और सर्वसम्मति तक पहुँच रहा है, किसी डिसीजन तक पहुँच रहा है, तो वो डिसीजन क्या कमाल होगा।
ऐसे ही थोड़ी हमारे भारत का संविधान सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है सारे देशों में। बहुत ही कमाल का संविधान है हमारा। तो हमारी संविधान सभा के कुछ तर्क होंगे इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बनाने के। वो तर्क क्या है ये समझ लीजिए। आप के मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या तर्क रहा होगा कि इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा उन्होंने। तो देखिए 3 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, आज के युग में इंटरनेट का ज़माना है। आप किसी के भी बारे में जानना चाहें वो गूगल से आप जान सकते हैं। आजकल न्यूज़पेपर भी इजीली अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे आपको सब कुछ जानकारी मिलती रहती है। लेकिन उस समय 1952 में आप सोच के देखिए, कोई भी इंटरनेट का ज़माना था नहीं और अखबार भी बहुत कम लोग ही पढ़ते थे, इतने लोग नहीं पढ़ते थे। तो पूरे देश की जनता किसी एक ऐसे व्यक्ति को वोट डालने जाती जिसको वो जानती ही तक नहीं, क्योंकि 2-4 लोगों को जानती थी पूरे देश की जनता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जानती थी, वो रहे नहीं थे। गांधी जी को जानती थी, वो भी नहीं रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 2-4-5 लोग और रहे होंगे, लेकिन देश की जनता किसी ऐसे व्यक्ति को वोट डालने जाती जिसको वो जानती ही नहीं है। तो ये अपने आप में ही हास्यात्मक सी बात है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन रखने का एक तो ये पॉइंट रहा होगा संविधान सभा के कि लोग जिसे जानते ही नहीं हैं उसे वोट क्या देंगे। दूसरी बात जो कि इससे भी महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि खर्चा इतना ज़्यादा होता है इलेक्शन में। इलेक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है इलेक्शन का। हर जगह बूथ लगाने हैं, बैलेट बॉक्सेस लगाने हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स लगाने हैं, रनिंग ऑफिसर्स लगाने हैं, पुलिस का तामझाम, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करनी होती हैं, टाइम खर्च करना होता है। तो इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज टाइम खर्च करके हम प्रेसिडेंट का चुनाव करते तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता। उस समय स्थिति ये देश की थी नहीं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि अगर हम देश के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन से चुन लेते, सीधे जनता से हम अगर चुन लेते राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति तो अपने आप में ही सुप्रीम हो जाते। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात क्यों सुनते? और प्रधानमंत्री एक बात समझ लीजिए, डायरेक्ट इलेक्शन से लोकसभा, विधानसभा, पंचायत के 3 स्तर के इलेक्शन, मध्यवर्ती पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, 3 स्तर के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। हम सांसद चुनते हैं, डायरेक्टली वोट करते हैं। लेकिन उन सांसदों की मेजॉरिटी जिसके साथ होती है वो होता है देश का प्रधानमंत्री। तो देश का प्रधानमंत्री तो हमने डायरेक्ट चुना ही नहीं। देश का प्रधानमंत्री हमने चुना है परोक्ष रूप से, और देश के राष्ट्रपति को हम चुन लेते डायरेक्ट इलेक्शन से, तो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात क्यों सुनता? वो तो खुद ही सुप्रीम होता। तो इसलिए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के बीच हमेशा सत्ता का संघर्ष ना चलता रहे, इसलिए हमने ये इलेक्शन इनडायरेक्ट ही रखा। इनडायरेक्ट इलेक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, विधान परिषद का इलेक्शन, विधान परिषद और राज्यसभा, ये इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट, ये इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट। और इनमें आप एक खास रिलेशनशिप देखिएगा। लोकसभा को बैलेंस करने के लिए है राज्यसभा, विधानसभा को बैलेंस करने के लिए है विधान परिषद, और राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं ये पूरे देश के संघात्मक ढांचे को बैलेंस करने के लिए हैं। तो जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण पद है, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण इस सेंस में कि बैलेंस करना है, बैलेंसिंग जहाँ करनी है महत्वपूर्ण पदों के लिए हमने इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट रखा है। और जहाँ जहाँ आम जनता की सीधे भागीदारी चाहिए वहाँ हमने डायरेक्ट इलेक्शन रखा है। इसलिए हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रखा है, क्योंकि हमको प्रेसिडेंट चाहिए, एक कमज़ोर प्रेसिडेंट चाहिए था। हमको ऐसा प्रेसिडेंट नहीं चाहिए था जो कि प्रधानमंत्री की बात ना सुने। हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए था जो कि प्रतीकात्मक रूप से देश का प्रतिनिधित्व करे, स्टेट्स को सेटिस्फाई करे। ऐसा प्रेसिडेंट हमें चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच सत्ता का संघर्ष ही चलता रहे। ऐसा प्रेसिडेंट हमें नहीं चाहिए था। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ही क्यों होता है देश के राष्ट्रपति का चुनाव।
इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज इसमें वोट डालता है। इलेक्टोरल कॉलेज पे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन से रिलेटेड अब कोई भी सवाल आप, मुझे लगता है आप आंसर कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है। कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव ही क्यों होता है, तो अब आपको इसका उत्तर आशा करता हूं कि मिल गया होगा। एक और की पॉइंट है जो कि इस चुनाव के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर आधारित होता है। अब जैसे ही मैंने कहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर आधारित होता है, तो आखिर ऐसा सिस्टम है तो कैसा सिस्टम नहीं है, तो मैं इसके उत्तर में कहूँगा कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं है। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं है। देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होते हैं कोई भी चुनाव कराने के, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम और एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को हम हिंदी में इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो वो ये होगी सबसे आगे निकलने की पद्धति। सबसे आगे निकलने की पद्धति। सबसे पहले मैं इस सिस्टम को समझाता हूं कि आखिर ये कैसा सिस्टम है चुनाव कराने का। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हम बस ये देखते हैं कि किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिली है। जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिली है वही विजयी। जैसे एक इलाके में जैसे चुनाव होता है, उस इलाके में हिंदू की जनसंख्या है 60%, मुस्लिमों की जनसंख्या है 30% मान लेते हैं, और अदर रिलीजन्स की जनसंख्या है 10%। और आलम यह है कि सारे जो समुदाय हैं वो अपने अपने समुदाय को लेकर ध्रुवीकृत हो गए हैं, पोलराइज्ड हो गए हैं। तो हर एक समुदाय की अपनी अपनी अलग पार्टी है। हिंदू समुदाय की हिंदू पार्टी, मुस्लिम की मुस्लिम पार्टी और अदर्स की अदर्स पार्टी। और इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन हुए तो हिंदू पार्टी को मिले 60% वोट, क्योंकि 60% ही जनसंख्या थी उस इलाके में। मुस्लिम पार्टी को मिले 30% वोट, अदर्स पार्टी को मिले 10% वोट। क्योंकि हिंदू पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट मिले हैं, इसलिए हिंदू पार्टी यहाँ पर जीत जाएगी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये है। आखिर ये कौन कौन से चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में? लोकसभा के चुनाव इसी सिस्टम से पर आधारित होते हैं, विधानसभा के इसी सिस्टम पर आधारित होते हैं, और पंचायत के इसी स्तर पर आधारित होते हैं। पंचायत, साथ में म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव, यानी जितने भी डायरेक्ट चुनाव हैं हमारे देश में वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर ही आधारित होते हैं। देखिए, बोरिंग वीडियो हो सकती है, लेकिन ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए जानने के लिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमको मालूम ही होना चाहिए कि हमारे देश में आखिर किस किस सिस्टम के चुनाव होते हैं, कैसा कैसा सिस्टम है चुनावों को कराने का। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सबसे आगे जो निकल जाता है वही जीत जाता है। तो लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ में यही सिस्टम काम करता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं वही विजयी हो जाता है। हिंदू पार्टी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में 60% वोट मिली है, लेकिन सीट कितनी मिलेंगी? 100%। जितनी भी सीट उस इलाके की होंगी उतनी पूरी सीट उसकी हो जाएंगी, हिंदू पार्टी की। तो ये सिस्टम हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसका जो संकट है वो ये है कि माइनॉरिटीज़ को ये लगता क्या है, ऐसा ही होता है, माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटीज़ की तानाशाही में अस्तित्वहीन हो जाती हैं।
40% वोट जो हैं इनका कोई महत्व नहीं रहता, फिर 60% वोट की वजह से पूरी सीट हिंदू पार्टी को मिल जाएगी। तो इसका ये संकट है। लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, हम क्यों नहीं लोकसभा विधानसभा को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कर देते, इसको भी मैं समझाऊंगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों है? क्योंकि इतनी ज़्यादा पार्टियां बनने लगती हैं। अगर इसको कर दे, मैं अभी इसको समझाता हूँ, उसके बाद इस चीज़ को समझाऊंगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इसका बिल्कुल उल्टा सिस्टम होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझ गए, इसके बाद मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को समझाता हूँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम आखिर कैसा सिस्टम है? यही स्थिति को हम देखते हैं, किसी राज्य के स्तर पर देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि राज्य में जितने भी इलाके हैं उसमें जनसंख्या का जो समुदाय के हिसाब से जो प्रोपोर्शन है वो यही है, 60% हर एक इलाके में हिंदू यही है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि हर एक इलाके में हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, अदर्स रिलीजन के इतने हैं। तो मान लेते हैं उस राज्य में हिंदू पार्टी को 60% वोट मिली, मुस्लिम पार्टी को 30% और अदर्स पार्टी को 10% वोट मिली। तो क्योंकि हिंदू पार्टी को 60% वोट मिली हैं और हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से वोट की काउंटिंग, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को लगा रहे हैं अगर, तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि हिंदू पार्टी आपको वोट मिली हैं 60%, तो आपको सीट भी मिलेंगी 60%। मान लेते हैं उस राज्य में 100 सीटें हैं, तो हिंदू पार्टी को मिल जाएंगी 60 सीटें, मुस्लिम पार्टी को मिल जाएंगी कितनी सीटें? 30% वोट मिली हैं तो 30 सीटें मिल जाएंगी। 100 सीटें हैं तो 30 मुस्लिम पार्टी को मिल गई। अदर्स पार्टी को 10 सीटें अदर्स पार्टी को मिल गई। तो इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का सबसे अच्छी बात ये होती है कि माइनॉरिटीज़ को भी ये आश्वासन रहता है कि हम मेजॉरिटी की तानाशाही में अस्तित्वहीन नहीं होंगे, हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव ऊपर है, हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकसभा राज्यसभा में। तो इस सिस्टम का ये फ़ायदा है। नुकसान ये है कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी पार्टियां बनने लगती हैं, हर एक रिलीजन अपनी अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, तो स्टेबलाइजेशन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है इस सिस्टम में। इसलिए हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव में नहीं रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टियां नहीं बनने लगें। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्लियर है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का ये वाला सिस्टम क्लियर है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सिस्टम काम करता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। हमारा राष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर आधारित होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो वैकेंसी 100 थी, इसलिए ये इस सिस्टम को बोलते हैं लिस्ट सिस्टम। तो लिस्ट सिस्टम, जो ये लिस्ट वाइज, जैसे 60 मेंबर्स इसके बैठेंगे हिंदू पार्टी के 30, तो ये लिस्ट वाइज तो हो नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की वैकेंसी तो एक ही है, एक वैकेंसी है, तो लिस्ट सिस्टम को तो हम इसमें अपना नहीं सकते। तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में एक और अलग से सिस्टम बनाया गया, जो कि हेयर नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मतलब सिंगल वोट विच इज़ ट्रांसफरेबल। आपका वोट एक ही रहेगा, लेकिन वो किसको ट्रांसफ़र होके चला गया, ये अपने आप में ट्रांसफरेबल मामला है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको विस्तार में समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कैसा है, आखिर हमारी एक ही वोट कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है, इस बात को बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पर आधारित होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इतना आपको बात क्लियर है। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्यों है ये मैंने समझा दिया। साथ में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर आधारित है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पर आधारित है, ना कि लिस्ट सिस्टम पर। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पर आधारित नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पर हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव होते हैं। इतनी बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी। तो
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे देश में आपको अगर कोई भी व्यवस्था के बारे में जानना है कि आखिर वो व्यवस्था कैसे चल रही है, तो इसका सबसे बड़ा सोर्स है हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है तो किसी एक्ट में लिखी होगी, किसी एक्ट में नहीं लिखी हुई है तो किसी रूल्स में, और रूल्स में नहीं तो रेगुलेशंस में। इस हायरार्की के साथ हम देखते हैं कि हमें कौन सी बात कहाँ से लेनी है। तो संविधान सबसे बड़ा सोर्स है और संविधान ही सर्वोपरि है हमारे देश में। तो इस चुनाव के बारे में भी संविधान में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, पूरा प्रेसिडेंट के बारे में विस्तार में उन्होंने दिया हुआ है। देखिए, हमारे संविधान में जो है कई भाग हैं, लेकिन संविधान का भाग 5 जो है, जिसका नाम है द यूनियन, संविधान का भाग 5 कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 5 जिसका नाम है द यूनियन, इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 52 से 151 तक। जितने भी आर्टिकल हैं वो इस भाग 5 में आते हैं, जिसका नाम है द यूनियन, यानी कि संघ। इसमें जो आर्टिकल हैं 52 से लेकर 78 तक के जो आर्टिकल्स हैं, जिनको हम फर्स्ट चैप्टर बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर किसके? पार्ट 5 का। पार्ट 5 का पहला चैप्टर 52 से लेकर 78 तक के आर्टिकल का है। इसका नाम है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका पहले चैप्टर का नाम है पार्ट 5 के, जिसमें आर्टिकल हैं 52 से लेकर 78 तक। इसमें एक सब चैप्टर है, हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक का जो हिस्सा है उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बहुत विस्तार से दे रखा है। आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानना है तो 52 से 73 तक के आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। आपके मन के जितने भी डाउट होंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, सारे डाउट दूर हो जाएंगे संविधान में। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा केवल प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर है, तो हमें कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं? आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57, 56 भी पढ़ना होगा, लेकिन 56 और 62 को साथ साथ पढ़ेंगे, और 71। ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, जो कि आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दे रखे हैं कि आखिर चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव में वोटर्स कौन होंगे, टर्म क्या होगा प्रेसिडेंट का, ये सारी बातें इन आर्टिकल्स में लिखी हुई है। तो इन आर्टिकल का जिक्र मैं करूंगा आगे, इनको विस्तार में आपको बताऊंगा कि क्या है ये आर्टिकल, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ये सारी बातें करूंगा। तो एक सोर्स तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एक एक्ट है दी प्रेसिडेंशियल एक्ट, 1952 का है। इस एक्ट में कुछ बातें दे रखी हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। इस एक्ट में संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं 1974 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ये फैक्चुअल नॉलेज आपको दे रहा हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। 1974, 1977 और 1997 में लास्ट इसमें संशोधन हुआ। तो ये अमेंडमेंट्स भी हो रखे हैं इस एक्ट में। यानी जैसे पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना बहुत ही आसान होता था। जैसे आप किन्हीं 2 मेंबर से, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, उन किसी 2 मेंबर से आप लिखवा लीजिए अपना नाम, साइन करा लीजिए, नॉमिनेट करा लीजिए अपना नाम, और किन्हीं 2 से आप समर्थन ले लीजिए। यानी 2 आपको प्रपोजर्स चाहिए, 2 सेकेंडर्स चाहिए, 2 आपके नाम को नॉमिनेट करें और 2 उसको सेकंड करें, यानी आपको समर्थन दें। यानी किसी भी राज्य के 2 MLAs को, 4 MLAs को या फिर 4 MPs को आप जानते हो,
तो आपका काम बन जाएगा, आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लड़ने योग्य हो गए, आप लड़ सकते हैं। तो इसका दुरुपयोग ये हुआ कि कई शौकीन लोग जिनको चुनाव लड़ने का शौकीन होता है, उन्होंने खूब जम के चुनाव लड़े। जैसे श्री हरिराम नाम के व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध हुए, उन्होंने 4 इलेक्शन लड़े, चारों हारे। जब आखिरी के इलेक्शन में आखिरी का इलेक्शन जो उन्होंने लड़ा, उसमें उनको 0 वोट मिले। और कमाल की बात है, उनको भी तो किसी ने नॉमिनेट किया होगा, उनको भी तो कोई समर्थन कर रहे होंगे 2 लोग, उन 4 लोगों ने भी उनको वोट नहीं दिया। तब उनको ये समझ में आया कि आसान नहीं है इसको लड़ना, तो उन्होंने लड़ना बंद किया चौथी बार में। तो प्रेसिडेंशियल एक्ट में पहले ये था कि 2 प्रपोजर्स 2 सेकेंडर्स चाहिए, तो उसको बदल के बाद में कर दिया गया कि नहीं, 2 नहीं, आपको चाहिए 10 प्रपोजर्स 10 सेकेंडर्स, यानी 10 आपके नाम को नॉमिनेट करें, 10 आपके नाम को सेकंड करें। अब इसके बाद भी कई लोग लगे रहे, वो 20 लोगों को जानते हैं, 20 MP या MLA को जानते हैं, और वो उनसे नॉमिनेट करके और सेकंड करा के और वो फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जैसे धरती पकड़ नाम के व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध हुए, उन्होंने कई चुनाव लड़े प्रेसिडेंट के, सारे चुनाव हारे। उनके नाम ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा चुनाव हारे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारे चुनाव हारे, इसलिए ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। जैसे 1967 में 17 कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उनमें से 9 कैंडिडेट को 0 वोट मिले, एक भी वोट नहीं मिला। तो ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, इसलिए 1997 में अमेंडमेंट करके लास्ट में ये कह दिया कि नहीं, 10 भी नहीं, आपको 50 चाहिए प्रपोजर्स और 50 ही चाहिए आपको सेकेंडर्स। 50 आपके नाम को नॉमिनेट करें, 50 आपका समर्थन दें, यानी जब तक आप 100 MP या MLAs को नहीं जानते, तब तक आप इस पद के सीरियस कैंडिडेट नहीं हो। आरोप है कि ये अलोकतांत्रिक है। आखिर हमारे देश में किसी को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना ही चाहिए। तो ये 100 प्रपोजर्स और सेकेंडर्स का ये क्यों कर दिया संशोधन? तो मेरा मानना ये है कि आप किसी ऐसी जगह जहां हज़ारों वोटर्स से आप वोट मांगने जा रहे हैं, उनमें से आप किन्हीं 100 से भी ये लिखवाने की स्थिति में नहीं है कि वो आपके समर्थन में है, तो आप इस पद के सीरियस कैंडिडेट हो ही नहीं। 100 लोग तो आपके समर्थन में हो ही सकते हैं जब आप 8000 वोटर्स से वोट मांगने जा रहे हैं। तो आपके लिए ये 100 लोग तो कुछ भी नहीं होने चाहिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो। और अगर आपके 100 लोग भी नहीं हो पा रहे हैं तो आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं, इस पद के लायक नहीं हैं। तो प्रेसिडेंशियल एक्ट में ये संशोधन हुए, संविधान के कुछ ये आर्टिकल हैं, इनको पढ़ना है, एक एक करके हम इन आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 54 से शुरू करते हैं, फिर 71 तक पहुंचते हैं, सारे आर्टिकलों को पढ़ेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। चलिए अब हम आर्टिकल 54 को समझते हैं। आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 54 कहता है कि वोटर्स कौन होंगे इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटर्स कौन होंगे, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग आएंगे। तो 54 में बड़े ही विस्तार में इसके बारे में दे रखा है। उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑल इलेक्टेड MPs of both houses of parliament, सारे के सारे इलेक्टेड MPs दोनों संसद के सदनों के
भारत के जो 2 सदन हैं वो कौन कौन से हैं हमें पता है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है अपर हाउस लोअर हाउस। ये केवल ब्रिटेन में ये प्रथा थी कि वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने आप को उच्च सदन बताते थे, तो वो लोग ऐसी बातें करते थे। हमारे देश में उच्च सदन निम्न सदन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ये केवल एक अफवाह थी जो ब्रिटेन से हिंदुस्तान तक आ चुकी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसका ऐसा जिक्र नहीं है। केवल लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हैं। लोकसभा में जो टोटल एमपीज़ की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है लोकसभा में, वो है 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड होते हैं आमतौर पर ये, और 550 एमपीज़ इलेक्टेड होते हैं। मैंने क्या लिखा, ऑल इलेक्टेड एमपीज़, यानी कि एंग्लो इंडियंस जो कि नॉमिनेटेड हैं तो ये वोट नहीं डाल सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। एंग्लो इंडियन से दिक्कत नहीं है, एंग्लो इंडियंस डाल सकते हैं अगर वो इलेक्टेड हैं तो। अगर वो नॉमिनेटेड हैं तो वो इलेक्शन में भागीदारी नहीं ले सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लोकसभा के ये जो 550 मेंबर्स हैं ये सैंक्शनड हैं, मतलब इतने मेंबर्स हमारे लोकसभा में हो सकते हैं। इसके लिए हमें संविधान में कोई भी संशोधन नहीं करना पड़ेगा। इससे बढ़ाने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन 550 में से 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स के हैं, और उसमें से 20 मेंबर्स जो हैं वो सैंक्शनड हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, और 2 इसके एंग्लो इंडियंस के। तो 530 जो स्टेट्स के हैं और 20 उसमें से यूटीज़ के हैं, ये सैंक्शनड हैं। लेकिन अलॉटेड कितने हैं, 530 स्टेट्स के पूरे 530 अलॉटेड हैं। स्टेट्स को अब एक और ज़्यादा एमपी हम नहीं दे सकते। लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ के 20 में से केवल 13 ही अलॉटेड हैं। 13 एमपी जो हैं वो अभी अलॉटेड हैं अभी इस समय की परिस्थिति में यूनियन टेरिटरीज़ में, यानी 7 वैकेंसीज अभी खाली हैं यूटीज़ की। स्टेट्स की एक भी वैकेंसी खाली नहीं है। 530 की 530 मेंबर्स अलॉटेड हैं। तो 530 और 13 इन दोनों को जब हम प्लस कर दें तो 543 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, लोकसभा के एमपी। राज्यसभा के जो कुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो है 250। इसमें से 238 जो है वो स्टेट्स की है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की है। 238 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं राज्यसभा में वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के हैं, और 12 नॉमिनेटेड हैं। 12 नॉमिनेटेड हैं। अब नॉमिनेटेड ये कौन लोग नॉमिनेटेड होते हैं, जो कला, साहित्य और समाज सेवा ऐसे क्षेत्रों से जो लोग आए हुए होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये 12 के 12 नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए ये वोट नहीं डाल सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये इलेक्टेड मेंबर्स वोट डाल सकते हैं, लेकिन 500 और 238 में से 233 ही अलॉटेड हैं स्टेट और उसके यूनियन टेरिटरीज़ के। तो 233 ये इलेक्टेड एमपीज़ और 543 ये इलेक्टेड एमपीज़, जब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये इनकी कुल संख्या आती है 776। यानी कि 776 वोटर्स हैं पार्लियामेंट के एमपीज़, यानी 776 एमपीज़ हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। अच्छा, तो ये तो एमपीज़ की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एमएलएज़ की। तो ऑल इलेक्टेड एमएलएज़ ये सारी बातें भारत के संविधान में आर्टिकल 54 में दे रखी हैं, मैं कोई अपने आप से नहीं बता रहा हूँ। ऑल इलेक्टेड एमएलएज़ ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with legislature
जो यूनियन टेरिटरीज जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर है, यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी जिसको हम पहले पौंडीचेरी बोलते थे, और JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर अभी 2019 में जुड़ गया है यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर में, लेकिन इस बार के चुनावों में जम्मू एंड कश्मीर का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि अभी इसमें 4 सीटें हैं, वो 4 सीटें अभी अलॉटेड भी नहीं हुई हैं, तो इसलिए इसका कोई योगदान नहीं था अभी इस बार के 2022 के चुनाव में। दिल्ली और पौंडीचेरी से जाते हैं लोग MLAs, दिल्ली के 70, पौंडीचेरी के 30, यानी सारे MLA सारी 28 की 28 स्टेट्स के और इन 2 यूनियन टेरिटरीज के, अभी 3 हो गई हैं, पहले 2 थी। तो ये इनकी कुल संख्या आती है, ये कितने MLAs हैं, ये हैं 4120 MLAs। ये 4120 MLA ये वोटर्स हैं, ये वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये कहाँ लिखा है, 54th आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4120 वोटर्स, 776 वोटर्स, जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये कुल संख्या कितनी आएगी, ये कुल संख्या आएगी 4896, यही आएगी ना, हाँ 4896 टोटल वोटर्स हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में अगर सवाल आए इलेक्टोरल कॉलेज में कितने मेंबर्स हैं, 4896 अभी की स्थिति है ये। 4896 वोटर्स आते हैं कहाँ, इलेक्टोरल कॉलेज में। तो ये सारे वोटर्स हैं, ये वोट डालते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 54th आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब बात करेंगे 55th आर्टिकल की। 54 में हमको पता चला कि कितने लोग वोट डाल सकते हैं, कितने डाल सकते हैं, 4896, 776 MP, 4120 MLA। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 55 की, जो कि है प्रोसीजर से रिलेटेड, कि आखिर आर्टिकल 55 प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर को हम समझेंगे, प्रोसीजर समझने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि आखिर वैल्यू ऑफ वोट, वैल्यू ऑफ वोट्स, ये जो भी हमने 4896 वोटर्स जो हमने देखे, क्या इनके वोट की वैल्यू क्या है, इनकी एक वोट की वैल्यू कितनी होती है, ये देखेंगे हम। तो पहले हम निकालते हैं MLAs की वोट की वैल्यू। ये 55 जो आर्टिकल है, यही मेन कारण है इस वीडियो को बनाने का, यही मेन चीज़ है जो आपको समझनी है। 55th आर्टिकल यही समझाता है कि आखिर कैसे, क्या प्रोसीजर है उस चुनाव का। तो सबसे पहले समझते हैं वैल्यू ऑफ वोट। वोटर्स तो हमने समझ लिए कौन कौन वोट डालता है, अब उनके वोट की वैल्यू निकालेंगे। तो MLAs की वोट की वैल्यू निकालेंगे। MLAs की वोट की वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो टोटल पॉपुलेशन है ना, ये ली जाती है 1971 के सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से। 1971 में जो सेंसस के आंकड़े आए थे पॉपुलेशन के, उस हिसाब से ये पॉपुलेशन ली जाती है, ना कि 2011 के सेंसस के हिसाब से। वो क्यों हुआ, जो हमारा मूल संविधान था जो कि शुरुआत में बना था, उसमें तो यही लिखा हुआ था कि लेटेस्ट सेंसस के जो आंकड़े आएंगे पॉपुलेशन के, उसी हिसाब से ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वो वाली पॉपुलेशन लिखी जाएगी। लेकिन 1971 में जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये संशोधन किया उसमें संविधान में, और उन्होंने लिख दिया लेटेस्ट की जगह 1971 वाला सेंसस। 1971 में जो सेंसस के आंकड़े हैं उसके हिसाब से पॉपुलेशन लिखी जाएगी इस फॉर्मूले में।
कब तक? 2000 ईस्वी तक। 2000 ईस्वी तक जो भी प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे उसमें 1971 की जो पॉपुलेशन है वो लिखी जाएगी। तो 2000 ईस्वी में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनके सामने दिक्कत आई तो उन्होंने फिर से संशोधन किया। 42वां संशोधन 42वां संशोधन किया था इंदिरा गांधी जी ने, जिसमें उन्होंने कर दी थी 2000 तक 1971 रहेगा। 42 का डबल कर दीजिए, 84वां अमेंडमेंट। 84वां अमेंडमेंट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिन्होंने क्या कर दिया कि 1971 के सेंसस के ही हिसाब से पॉपुलेशन लिखी जाएगी इस फॉर्मूले में। कब तक? 2026 तक। 2026 तक। अभी 2026 आई नहीं है। 2026 के बाद जो सेंसस का लेटेस्ट डेटा होगा उस डेटा के हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन लिखी जाएगी। और आप सोच सकते हैं कि उस सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन लिखी गई तो वोट की वैल्यू चेंज हो जाएंगी 2026 के बाद। 2026 तक यही रहेंगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। 84वें अमेंडमेंट में 2026 तक हो चुका है। जो लेटेस्ट पॉपुलेशन है उसको हम नहीं लिख सकते इसमें, 1971 की ही पॉपुलेशन हमको लिखनी होगी। अपॉन टोटल नंबर ऑफ MLAs इन दैट स्टेट। उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दीजिए उस स्टेट में कितने MLAs हैं। जैसे अभी ये फार्मूला पूरा नहीं है, फार्मूला पूरा करूँगा। इसको डिवाइड और करना होता है 1000 से। वो क्यों करना होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या होगी 1971 में, मैं मान रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं ले रहा हूँ, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 4 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 1971 के हिसाब से होगी। मान रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है इतनी हो। और मान लेते हैं 200 MLAs हों, यानी टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़, टोटल MLAs मान लेते हैं 200। तो ये संख्या डिवाइड करी हमने, ये डिवाइड हुई 1 2 3 4 5, तो संख्या आई 2 लाख। यानी कि MLAs की, एक MLA की वोट की वैल्यू, एक MLA की वोट की वैल्यू इस फॉर्मूले से आती है। ये फॉर्मूला लगाया तो 2 लाख आई। एक MLA की यूपी की वोट की वैल्यू 2 लाख। ये बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही थी, इसलिए हमने फॉर्मूले में एक थोड़ा सा चेंज किया कि 1000 से और फर्दर डिवाइड करना होगा हमें, ताकि वैल्यू छोटी आए। तो हमने जब डिवाइड किया 1000 से तो वैल्यू आई 200। यानी कि उत्तर प्रदेश का एक MLA अगर वोट डालेगा तो उस वोट की वैल्यू होगी 200। ये एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली है 208। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 208। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है 208। मैंने आपको समझाया, फॉर्मूला में रख के आपको समझाया है केवल कि आखिर वोट की वैल्यू निकलती कैसे है MLA की। तो MLA की वोट की वैल्यू ऐसे निकलती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की ही निकली उस समय 1971 के सेंसस के हिसाब से भी 208 वोट की वैल्यू निकली उत्तर प्रदेश के एक MLA की। इसके बाद तमिलनाडु और झारखंड, इन दोनों की वोट की वैल्यू है 176, समान है इन दोनों की। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की वोट की वैल्यू है 173। सबसे कम वोट वैल्यू वाली स्टेट की बात करें तो सबसे कम है सिक्किम के पास, सिक्किम की 7 है। उसके बाद मिजोरम की है, इसके पास 8 है। इसके बाद नागालैंड की 9 है। तो आप डिस्पैरिटी देख सकते हैं, एक स्टेट की वोट की वैल्यू तो 208 है क्योंकि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, और एक स्टेट की जो वोट की वैल्यू है वो 7 है। यानी सिक्किम का कोई MLA अगर वोट डालता है तो उसकी वैल्यू है 7। अगर उत्तर प्रदेश का कोई MLA वोट डालता है उसकी वैल्यू है 208। तो ऐसे हमने वोट की वैल्यू निकाली MLA की। अब MP की ज़रा देख लेते हैं कि MP की वोट की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। तो ये आंकड़े आप ज़रा याद कर लेना। उत्तर प्रदेश की 208 है, 176, 173 बिहार की, सिक्किम की सबसे कम है 7 है केवल, नागालैंड की 9 है। तो ये फॉर्मूला है MLA की वोट की वैल्यू निकालने के लिए। एक MP की वोट की वैल्यू क्या होगी?
टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल MLAs अपॉन टोटल नंबर ऑफ MPs। जो हमने 776 MP पढ़े थे ना, 776 MP वोट डाल सकते हैं, वो तो नीचे रखने हैं। टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल MLAs, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल MLAs, एक MLA की ये आई, 4120 टोटल MLA थे। टोटल MLA की वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल MLA की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमें ध्यान नहीं देना, बस हमें ध्यान देना है कि टोटल MLAs की वोट की वैल्यू कितनी है। टोटल MLAs की वोट की वैल्यू है 549495। ये वोट वैल्यू है टोटल MLAs की। 4120 जो MLA हैं उनकी सबकी वोट वैल्यू अगर जोड़ दें 5,49,495 वोट हैं, वो वोट की वैल्यू है। तो ये 5,49,495 हमने ऊपर रखा। नीचे टोटल नंबर ऑफ MPs, टोटल नंबर ऑफ MPs कितने हैं, 776, अभी देखा था हमने, आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। तो ये इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है लगभग 708.1 कुछ करके, पॉइंट को हटा दें तो वोट वैल्यू एक MP की बनती है 708 वोट वैल्यू है एक MP की। एक MLA की वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, लेकिन MP की वैल्यू वेरी नहीं करती। राज्यसभा की भी उतनी, लोकसभा की भी उतनी। एक MP अगर वोट डालता है तो 708 उसकी वैल्यू मानी जाती है। तो टोटल MPs की वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल MPs की वोट की वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा, टोटल MPs की वोट की वैल्यू जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्टली ये संख्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें पॉइंट हमने हटा दिया है। पॉइंट पर लगा के हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वोट की वैल्यू 708 इंटू 776 कर दें तो क्या आती है, 5,49,408, थोड़ी सी कम आती है MLAs की से। ये टोटल वोट वैल्यू है MLAs की, ये टोटल वोट वैल्यू है MPs की। टोटल वोट वैल्यूज आप देख सकते हैं लगभग बराबर है। इसी को बोलते हैं फेडरल प्रिंसिपल। फेडरल प्रिंसिपल का विशेष ध्यान रखा है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। MLAs यानी स्टेट्स को ये ना लगे कि हमारी जो भूमिका है वो कम है या ज़्यादा है प्रेसिडेंट को बनाने में, ना MPs को ये बात लगे, दोनों की भूमिका बराबर रहे देश के प्रेसिडेंट को बनाने में, इसलिए दोनों की वोट वैल्यू समान है लगभग। तो दोनों की भूमिका सेम रहती है प्रेसिडेंट को बनाने में। तो इसी को जब दोनों की, स्टेट्स और यूनियन की दोनों की ही भूमिका सेम रहती है, इसको बोलते हैं फेडरल प्रिंसिपल। फेडरल प्रिंसिपल का विशेष ध्यान रखा गया है हमारे संविधान में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। तो ये 55 आर्टिकल में आपने समझा वोट वैल्यू। अभी वोट वैल्यू समझी है, अभी और भी बातें इसमें समझनी है। 55 जो आर्टिकल है इसमें वोट वैल्यू समझ में आ चुकी है। वोट वैल्यू लगभग सेम रहती है MLAs और MPs की। MLA की कैसे निकालते हैं, MPs की कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल से हमने निकाल के भी देखी है, ये सारी बातें क्लियर हुई, वोट वैल्यू हमको क्लियर हो गई। अच्छा, टोटल वोट वैल्यू कितनी होगी, टोटल जो वोट वैल्यू होगी, वोटर्स हैं टोटल 4,896 और इन टोटल वोटर्स की वोट वैल्यू कितनी है तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, लगभग आती है 10,98,000 कुछ और कुछ आती है, 10,98,000 कुछ वोट वैल्यू आती है इन 4,896 वोटर्स की। वोट वैल्यू ये है, वोटर्स ये हैं। इसको एक बार आप निकाल के देख लीजिए, चलिए निकाल लेते हैं। 8 और 5 13, 0, 4 और 4 8, 1 9 और 9 और 9 18, 4 और 4 8 और 1 9 और 5 और 5 10, 10,98,903 ये वोट वैल्यू है। एग्जैक्टली वोट वैल्यू ये है, एग्जैक्टली वोटर्स ये हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम बात करेंगे कि वोटिंग किस तरह से होती है। आखिर
ये वोटर्स जो हैं वोट कैसे कैसे डालने जाते हैं, कैसे वोट पड़ती हैं, सारी बातें। वोटिंग होती है प्रेफरेंशियल वोटिंग, मतलब आपको प्रेफरेंस भरनी होती है अपनी। जैसे कि आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, उस बैलेट पेपर में नाम लिखे होंगे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे प्रेसिडेंट के लिए, ABCD। उसके आगे आपको अपनी अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी कि आपको A को 1 देनी है, B को 2, 3, C को, ज़रूरी नहीं है, C को 4 दे सकते हैं, D को 3 दे सकते हैं। ऐसे आपको प्रेफरेंस भरते हैं ना हम। प्रेफरेंस जैसे कि हमने IAS का इसका CSE एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, तो उसमें हम प्रेफरेंस भरते हैं कि हम IAS को नंबर 1 पे रखेंगे, IFS को नंबर 2 पे, IPS को नंबर 3 पर, ऐसे अपनी अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है। तो ऐसे हम प्रेफरेंस भरते हैं। ऐसे ही वोटर्स को प्रेफरेंस भरनी होती है कैंडिडेट्स, इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, कि आप किस कैंडिडेट को कौन सी प्रेफरेंस दे रहे हैं। और ऐसा मैंडेटरी नहीं है आप पूरी चार कैंडिडेट हैं तो चारों को प्रेफरेंस दे के आएंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर एक को ही चाहते हैं कि हम तो बस इसी को ही चाहते हैं और किसी को हम कुछ भी नहीं देना चाहते, हम 1 पे रखेंगे A को बस और किसी को देखेंगे भी नहीं, तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल लेकिन एक तो मैंडेटरी है, एक तो आपको भरना ही होगा, ठीक है। तो ये आपको बैलेट पेपर दिया जाता है, इस पर नाम लिखे रहते हैं, इस पर आपको प्रेफरेंस भरनी होती है केवल। आपको अपना नाम भी नहीं डालना, इस पर नाम डाल के नहीं आना, ये क्योंकि सीक्रेट होता है। मार्कर में ख़त्म, सीक्रेट वोटिंग होती है। आप किसी को बता नहीं सकते हैं आपने किसको प्रेफरेंस कौन सी भर दी, आपने किसको वोट दे दी, ये आप बता नहीं सकते हैं। सीक्रेट, बहुत सीक्रेट रखना पड़ता है ये बैलेट पेपर को। बैलेट पेपर आप अपना पेन नहीं ले जा सकते, वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वही आपको अपना पेन देंगे, उसी पेन से आपको प्रेफरेंस भरनी है, आप अपना कोई पेन नहीं ले जा सकते उसमें। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। मान लेते हैं आपको अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को सिस्टम को समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, जो मैंने बोला था आगे समझाऊंगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या कहता है, एक मिनट बस सिंक डाल लूँ। तो अब मैं समझाऊंगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, अब समझना। तो मान लेते हैं ऐसे बैलेट पेपर्स 4120 वोटर्स हैं, उन्होंने ऐसे बैलेट पेपर्स भरे, अपनी अपनी प्रेफरेंस भरी उन्होंने। तो मैं 4120 तो नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ 100 वोटर्स थे, क्योंकि समझना आसान हो जाएगा। तो 100 वोटर्स मानते हैं। 100 वोटर्स में से जो A को जिन्होंने पहली प्रेफरेंस भरी है मान लेते हैं वो हैं 40 लोग, जिन्होंने B को पहली प्रेफरेंस में भरा है वो 30 लोग, जिन्होंने C को पहली प्रेफरेंस में भरा है मान लेते हैं 20 लोग, D को प्रेफरेंस पहली दी है इतने हैं 10 लोग। तो ये 100 लोग वोटर्स थे और पहली प्रेफरेंस A को भरने वाले 40 लोग, ऐसे लोगों ने भरी। तो हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं D को सबसे कम प्रेफरेंस मिली है पहली, इसलिए ये यहीं डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब D के जितने भी पेपर्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं D के खाते में से। अब D के पहली प्रेफरेंस तो D भरी हुई थी 10 लोगों ने, लेकिन उन 10 लोगों ने दूसरी प्रेफरेंस किस पे भरी हुई थी ये देखा जाता है। तो दूसरी प्रेफरेंस D वाले की दूसरी प्रेफरेंस क्या होगी, या तो A होगा या B होगा या C होगा। D पहले पे थी, अब दूसरी प्रेफरेंस पे इन तीनों में से कुछ होगा। मान लेते हैं एक ने भरी थी A पर, दूसरी प्रेफरेंस D वाले में, इस वाले इन 10 लोगों में से दूसरी प्रेफरेंस A पर 1 था, 5 मान लेते हैं B पर थे और 4 मान लेते हैं C पर थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखना ध्यान से, अब ट्रांसफ़र होगा वोट का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी वोट वही सिंगल ही रहेगी, वो सिंगल वोट ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी एक ये बैलेट पेपर ऐसा था जो A पर दूसरी प्रेफरेंस लगा रखी थी जिसने, D तो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो ये वाली वोट 1 उठ के चली जाएगी A के खाते में। B की 5 पेपर्स ऐसे हैं जिन पे B दूसरी प्रेफरेंस भरी हुई है, तो B उठ के चली जाएगी B के खाते में और C वाले C के खाते में। ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा, अब A की कुल कितने वोटर्स हो गए, 41, B के 40, 35,
35 और सी के कितने हो गए 24। ठीक, अब आप देखिए कौन हार रहा है, सी हार रहा है, तो सी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सी भी डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि एक वैकेंसी है ना, एक वैकेंसी है प्रेसिडेंट की, एक वैकेंसी है तो एक ही कोई जीतेगा, तो अब सबसे कम वोट वाला तो हारना ही है, सिंपल। तो इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई यहीं कर देते हैं। और इसकी जो 24 बैलेट पेपर्स हैं, इसमें से 20 पे तो ये पहली प्रेफरेंस पे था, 20 पे जो सी था वो पहली प्रेफरेंस पे था, और जो 4 लोग थे उस पे दूसरी प्रेफरेंस पे था, है ना। तो पहली प्रेफरेंस पे जिस पे था उस पे दूसरी प्रेफरेंस क्या होगी, या तो ए होगी या बी होगी या डी होगी, सॉरी डी होगी, है ना। और जिस पे दूसरी प्रेफरेंस पे सी था उस पे पहली प्रेफरेंस पे क्या था, डी था, उस पे पहली प्रेफरेंस पे डी था, तो डी तो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। यानी कि अब देखेंगे तीसरी प्रेफरेंस पे क्या है, यहाँ पे 4 जो ये है जो बैलेट पेपर है उस पर दूसरी प्रेफरेंस पे सी है, तीसरी प्रेफरेंस पे क्या होगा, ए होगा या बी होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये जो दूसरी प्रेफरेंस पे ए है, इन 20 लोगों में से मान लेते हैं 6 लोगों ने ए को दिया, 11 लोगों ने डी को दिया और 3 लोगों ने डी को दिया हुआ था। डी तो क्योंकि हार चुका है तो डी के अब तीसरी प्रेफरेंस देखी जाएगी इसमें। ये समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम समझना चाहिए आपको। डी जो दूसरी प्रेफरेंस थी वो 3 लोग थे, अब उस पर डी तो डिस्क्वालीफाई है तो तीसरी प्रेफरेंस देखी जाएगी। अब तीसरी प्रेफरेंस पे क्या होगा, तीसरी प्रेफरेंस पे क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा। मान लेते हैं तो इनमें से 2 ने ए पर भरा हुआ था और 1 ने बी पर भरा हुआ था, और इनमें भी इन 4 लोगों ने मान लेते हैं 2 इस पे भरा हुआ था। तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है। तो ये जो 6 वोट हैं ये ए के खाते में पहुंच गई, बी के खाते में ये 11 पहुंच गई, ए के खाते में ये 2 पहुंच गई, बी के खाते में ये 1 पहुंच गई, ए के खाते में ये 2 पहुंच गई, बी के खाते में ये 2 पहुंच गई। समझ रहे हो ना, ये कैसे कैसे ट्रांसफ़र हुई वोट, सी और डी की वोट कैसे कैसे ट्रांसफ़र होके ए और बी पे पहुंची हैं। अब देखना कैसे विजेता को हम निकालेंगे। 41 और 6 47 और 2 49 और 2 51, 35 और 11 46 47 और 2 49। ए जीत चुका है 51 वोट के साथ, यानी कि 51% वोट ए को मिली, बी को मिली 49% वोट, बी हार गया, ए जीत गया और ए प्रेसिडेंट बन गया। मुर्मू जी को 63% वोट मिली थी इस बार, इसमें हमारे विजेता को 51% वोट मिली है। तो ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है, सीक्रेट रखना है। आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि जो एमपीज़ होते हैं उनके लिए ग्रीन कलर का बैलेट पेपर होता है, और जो एमएलए होते हैं उनके लिए पिंक कलर का बैलेट पेपर होता है। ये बैलेट पेपर, इस पर प्रेफरेंस भरी जाती हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ये पूरा प्रोसेस चेक किया जाता है और उस हिसाब से हम अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। 51 वोट के साथ हमारा प्रेसिडेंट ए बन गया। तो ये है प्रोसेस जो कि 55th आर्टिकल में पूरा समझा रखा है। मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो के माध्यम से। 55th आर्टिकल आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको समझाते हैं 56th आर्टिकल। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्लियर? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो पीछे लौटा के वीडियो को एक बार फिर से देखें। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 55 नहीं 56 करते हैं। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 62 और आर्टिकल 71 को साथ साथ पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है कि टर्म क्या होगी राष्ट्रपति की, तो ये साफ साफ बोलता है कि 5 साल। जिस दिन प्रेसिडेंट शपथ लेंगे उस दिन के बाद 5 साल तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे,
ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? 56 आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतनी बात लिखी हुई है बस, 5 साल टर्म है प्रेसिडेंट का, ये लिखा हुआ है 56 में। 62 में इसी से रिलेटेड एक चीज़ लिखी हुई है। 56 में पहली बात तो ये लिखी हुई है कि पुराने राष्ट्रपति के 5 साल होने से पहले, पुराने राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले आपको नए राष्ट्रपति का जो प्रोसेस है इलेक्शन का, नए राष्ट्रपति को आपको नए राष्ट्रपति को चुनना ही होगा, नए राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना ही होगा हर हालत में। 62 में ये लिखा हुआ है, यानी 5 साल से पहले जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 62 में एक और महत्वपूर्ण बात ये लिखी हुई है कि अगर कोई, भगवान ना करे, कोई प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए या फिर वो रिज़ाइन दे दें, इस्तीफ़ा दे दें अपने पद से, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देते हैं। वो कुछ समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है पूरे देश का। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके लिए संविधान में साफ 62 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो 6 महीने से ज़्यादा एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर ही हमको नए राष्ट्रपति के इलेक्शन को कराना ही होगा। उस 6 महीने के अंदर जिसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट लगा हुआ है वो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना है तो किसको पता करना पड़ेगा? सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट के हटने के बाद कौन प्रेसिडेंट बनने वाला है? एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ही बनने वाला है, इसलिए उसको रेजिग्नेशन लेटर मिलता है। तो 62 में साफ लिखा हुआ है कि पुराने राष्ट्रपति को हटने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। जैसे कि हमारी प्रक्रिया भी सही चल रही है, हमारे नए राष्ट्रपति का पता चल गया है। 24 जुलाई आज की डेट है, आज हमारे रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और कल हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगी। 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति की शपथ ली जाती है 1977 से ही, जब नीलम संजीवा रेड्डी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी। उसके बाद 25 जुलाई को ही हर बार शपथ ली जाती है। तो 62 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। 71 में क्या लिखा हुआ है? 71 में लिखा हुआ है अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे कि आमतौर पर हारने वाले कैंडिडेट को ये शिकायत रहती है कि इलेक्शन के प्रोसेस में कुछ कमी थी, वोटिंग सही नहीं हुई, ठीक है, ये दिक्कत रहती है हारने वाले कैंडिडेट को। तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को 24 जुलाई से पहले आपको सॉल्व करना होगा, 24 जुलाई से पहले, ताकि 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति बिना किसी डिस्प्यूट के शपथ ले सके। तो 71 ये कहता है। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 56, 62 और 71 को साथ साथ पढ़ा तो यही निष्कर्ष निकाला कि चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, नए राष्ट्रपति का चुनाव 24 जुलाई से पहले होकर ही रहेगा। ये इन तीनों आर्टिकल के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो मेरे ख्याल से अब ये तीनों आर्टिकल भी आपको क्लियर हो चुके हैं। टर्म 5 साल है। 62 कहता है कि 24 जुलाई से पहले सारे इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक वो रह सकता है। 6 महीने में हमको पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कराना होगा, नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होगा। डिस्प्यूट अगर कोई हो जाए 24 जुलाई से पहले उसको हमें सुलटाना होगा। तो ये आर्टिकल हमने तीनों पढ़ लिए। आर्टिकल 55 भी पढ़ लिया, आर्टिकल 56 भी पढ़ लिया। आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 कहता है कि री इलेक्शन टू द पोस्ट। क्या कोई व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बन चुका है वो क्या दोबारा रीइलेक्ट मतलब दोबारा लड़ सकता है क्या प्रेसिडेंट के पद पर? तो बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि वो नहीं, कोई भी बाध्यता नहीं है इसके लिए। रीइलेक्शन मतलब दोबारा इलेक्शन वो लड़ सकता है, वो कैंडिडेट जो पहले ही राष्ट्रपति बन चुका है। हालांकि इंडिया में ये ट्रेंड नहीं है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब प्रेसिडेंट बने, देखिए 2 साल तो अंतरिम राष्ट्रपति रहे थे, उसके बाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे 5 साल, फिर 5 साल इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे, तो उनके बाद और कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है कि लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बना हो। लेकिन बाध्यता नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो सकता है, बशर्ते बस आप क्राइटेरिया को पूरा करें। 50 आपके पास प्रपोजल्स हों, 50 सेकेंडर्स हों। आपके पास 50 प्रपोजल्स 50 सेकेंडर्स हैं तो आप बिल्कुल री-इलेक्शन कर सकते हैं, आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का, ऐसा कुछ नहीं है। 57 भी पढ़ लिया, आर्टिकल 54 पढ़ा, आर्टिकल 55 पढ़ा, आर्टिकल 56 पढ़ा, आर्टिकल 57 पढ़ा, आर्टिकल 62, आर्टिकल 71, आर्टिकल 71, ये सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिए इलेक्शन को लेकर, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। ये ही सारे आर्टिकल आपको अगर समझ में आ गए तो आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर कोई भी डाउट शायद ना रहा हो। अब इस वीडियो में अगर रहा होगा तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो। एक क्वेश्चन अभी यूपीएससी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको और मैं अभी लिखता हूँ, उसके बाद आप वीडियो से जाइएगा। बस इन 2 क्वेश्चंस को और देख लीजिए, बस ख़त्म करते हैं। With reference to the election of the President of India, consider the following statement. A. The value of vote of each MLA, the value of vote of each MLA varies from state to state. क्या प्रत्येक MLAs की मतलब स्टेट किसी जैसे कोई मिज़ोरम का MLA है, कोई उत्तर प्रदेश का MLA है, तो उसके वोट की वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है, अलग अलग होती है। तो क्या हमने क्या देखा था अभी, 208 थी उत्तर प्रदेश के MLA की वैल्यू और सिक्किम 7, तो वेरी तो करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में यूपीएससी का ये सवाल है, यूपीएससी में 2018 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs के वोट की वैल्यू ऑफ लोकसभा के MPs के वोट की वैल्यू इज मोर, ज़्यादा है, देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs ऑफ राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के MPs की वोट की वैल्यू मैंने अलग अलग थोड़ी निकाली थी, सारे MPs की वोट की वैल्यू 708 ही रहती है, सेम रहती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है, ए, तो ओनली 1, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, इसका तो आंसर हमने निकाल लिया। इसका आंसर आप देने लायक थे कि नहीं? बिल्कुल थे होंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया, और इतनी देर से हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, 1 घंटे से प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही सारी बातें आपको लिखनी है, बस बात ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।